हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की इतिहास अध्याय 9, जिसका नाम है एक नए साम्राज्य और राज्य। ठीक है, तो इसका जो है हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है और सेकंड पार्ट आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा ये सारे टॉपिक जो है क्लियर हो चुका है और आज हमारा टॉपिक है यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको याद होगा हमने यहाँ इससे पहले का टॉपिक क्लियर कर लिया है अच्छे से और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। चलिए अब यहाँ से हम आगे पढ़ते हैं। तो पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रस्थितियाँ, यानी कि उनके बारे में प्रशंसा, इन सभी राजाओं के बारे में क्या प्रशंसा हुई है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब प्रशंसा होता है, आपको उन्हें बता दिया है। ठीक है, चलिए इस पढ़ लेते हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। क्या थे? सबसे जो महत्वपूर्ण है राजवंश थे। कौन कौन? पल्लव और चालुक्य। ठीक है, दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश था ये, राज्य का वंश था ये। तो पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। कहाँ तक फैला था? यानी कि कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र जितना था उसको लेकर के फिर कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र तक ये फैला हुआ था, डेल्टा तक जो है फैला हुआ था। ठीक है, जबकि चालुक्य का राज्य जो था वो कृष्णा और तुंगभद्रा, ये नदियां हैं, नदियों के बीच स्थित है। इन दोनों नदी के बीच जो है जितना भूमि था उतना सा उनका था, चालुक्य का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रशंसा में बताया गया है ये सब। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। क्या थी? ऐहोल। किसकी? चालुक्य की। ये चीज नोट डाउन करो। ठीक है, चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। क्या था? एक प्रमुख एक व्यापारिक केंद्र था। ये सोचो, व्यापारिक जहाँ केंद्र होता है वो देश अमीर ऐसे ही हो जाता है, वहाँ से व्यापार होता रहेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। क्या बन गया? धीरे धीरे व्यापारिक केंद्र तो था ही, फिर ये धार्मिक केंद्र भी बन गया। क्या? चालुक्य की राजधानी ऐहोल जो थी वहाँ की बात कर रहे हैं हम। तो वहाँ पे व्यापारिक केंद्र था पहले और फिर वहाँ पे धार्मिक केंद्र भी हो गया। ठीक है, जहाँ जहाँ कहीं मंदिर थे, ठीक है, जहाँ पे क्या था? मंदिर भी थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। ठीक है, जो है दोनों एक दूसरे का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था। राजधानी को क्या करते थे? निशाना बनाया जाता था। जो समृद्ध शहर थे। क्या थे? समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। पुलकेशिन था वो द्वितीय दूसरा राजा था और ये बहुत ज़्यादा जो है प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे ये। ठीक है, उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि ने लिखा है रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इन्होंने एक कवि थे रवि कीर्ति, तो इनसे हमें पता चलता है उन्होंने इनके बारे में अच्छी प्रशंसा किया। तो इसमें उनके पूर्वजों, ठीक है, पूर्वजों और ख़ास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में जो है बताया गया है। और पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। ये राज्य जो है उनको चाचा से मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए, यानी अपना तरीका, अपने हर चीज़ उन्हें अपने तरीके से चलाया, वहाँ पे एक अभियान चलाया। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त तो उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। क्या किया? हर्ष को जो है आगे बढ़ने से रोका उन्होंने। जो रवि कीर्ति मतलब उन्होंने उनके बारे में बताया गया है, जो चालुक्य है उसके बारे में। ठीक है, चालुक्य जो है उसको हर्ष को रोकता है। तो हर्ष का अर्थ है आनंद होता है। बिल्कुल, हर्ष का मतलब खुशी यानी आनंद होता है। तो कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब जो है हर्ष नहीं रहा। ठीक है, इसी तरह उन्होंने ये कैसे बोला कि इस पराजय, इस हार के बाद क्या हुआ कि जो हर्ष है वो हर्ष नहीं रहा, यानी कि जो एक आनंद था जिसका मतलब वो आनंद अब नहीं रहा। तो पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया।
पल्लव जो राजा था उसके ऊपर भी फिर आक्रमण कर दिया, तो जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। कहाँ पे गया वो? कांचीपुरम के पीछे जो है जा करके उन्हें शरण लेना पड़ा, छुप के जाके वहीं रहना पड़ा। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है ना? यानी कि चालुक्य जो राजा था उसके ही जगह पे ये हमारा जो दूसरा राजा है पुलकेशिन द्वितीय राजा वहीं पे बने। उसके बाद जो है इसने जो है हर्ष को जो है रोका वहाँ पे, तो वहाँ पे रोका तो इसने ताने मार के बोलते हैं ना, किसी जैसे ताने मार के बोला कि हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। हर्ष का मतलब आनंद होता है, इसीलिए जो है उनको चिढ़ा करके ऐसे ताने मार कर बोला कि हर्ष जो है हर्ष अब नहीं रहा। तो फिर कवि का कहना हुआ कि ये हाँ मतलब वही हुआ कि हर्ष का मतलब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन जो है द्वितीय ने क्या किया, जो पल्लव जो राजा थे उसको ऊपर भी आक्रमण कर दिया फिर। ठीक है, और जिसे क्या हुआ फिर आक्रमण किया तो ये कांचीपुरम की दीवार के पीछे जाके उनको रहना पड़ा। ठीक है, तो पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। ठीक है, तो लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। ठीक है, वो जो है दोनों दुर्बल हो गए, यानी बल जो है उनका खत्म होने लगा, सैनिक मरने लगे थे तो दुर्बल हो गए, बल खत्म होना शुरू हो गया, सीधी भाषा में बोले तो। पल्लवों और चालुक्यों को अनंतः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। चोल वंश ने क्या किया? इन सब इस राज्य को, चालुक्यों को अतः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों को समाप्त कर दिया। इनके बारे में तुम जो कक्षा 7 में पढ़ोगे, इस बारे में साथ में पढ़ेंगे। इस तरह से हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? इसका प्रशासन कैसे चलता था चलो देख लेते हैं एक बार। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। भूमि का कर लेना यानी टैक्स काटना इनका जो महत्वपूर्ण बना रहा है ये चीज़। फिर प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते हैं। प्रशासन की जो प्राथमिक सबसे पहला जो इकाई होता है वो गांव होता है। ठीक है, गांव से इन्हें तो लेना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कई अन्य जो है नई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर बोला जाए तो कौन कौन से कदम उठाए चलो देख लेते हैं। पहला कदम क्या उठाया चलो देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए। कुछ अनुवांशिक यानी कि पहले वांशिक था अब अनुवांशिक बोल दिया, तो अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसा कि कवि हरिशेष अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे, है ना। यानी कि क्या होता था, जब पिता खत्म होगा तो बेटा उसको उस राजगद्दी को संभालेगा, उस पद पर बैठेगा। तो उसी तरह के जैसे कि कवि ने बोला कि हरिशेष अपने पिता की तरह जो है महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे ये। ठीक है, फिर जो है दूसरा कदम क्या उठाया है। दूसरा कदम उठाया, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिशेष एक महादंड नायक होने के साथ साथ महादंड यानी कि दंड देता था, वो महादंड होने के साथ साथ क्या था, कुमारा मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक, ठीक है, अर्थात युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री था ये। ठीक है, इस तरह से शांति बनाए रखने का भी मंत्री था ये। तीसरा कदम क्या उठाया, संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था, यानी कि वो सब बहुत ज़्यादा ये वो बोलते थे। तो इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंगर या शहर का व्यापारी, सार्थवात यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थ्य यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग थे। ठीक है, यानी कहा गया कि वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन में जो प्रमुख व्यक्तियों का जो है बहुत बड़ा बोलबाल था वहाँ पे। तो इनमें जो है नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य जो
बेंगे या शहर का व्यापारी। तो ये सार्थवाह और यानी कि व्यापारियों के जो काफिले का नेता था। तो प्रथम जो कुलिक हुआ, फिर अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा ये जो है सारे क्या हुए, लिपियों के प्रधान जैसे लोग जो थे होते थे। ये सारे लोग किस में आते थे, लिपियों के प्रधान जैसे लोग। ठीक है, चौथा कदम ये उठाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। अपना जो है स्वतंत्र एक राज्य जो है स्थापित कर लेते थे, अपना जो है बिठा लेते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एक नए प्रकार की सेना। एक नए प्रकार की सेना के बारे में पढ़ लेते हैं, अब थोड़ा मज़ा आएगा। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे। सुसंगठित यानी कि सेना बहुत रखते थे वो। ठीक है, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार ये सब उनका होता था और पैदल सिपाही होते थे। पर इनके साथ साथ कुछ जो है सेनायक भी होते थे। ठीक है, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। सेनायक बोलते हैं जो सपोर्ट के लिए होता है, तो सैनिक जो है सहायता दिया करते थे। तो इन सेनायकों को कोई जो है नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। इनको जो है कोई नियम से जो है पैसे वैसे नहीं देते थे। बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। बदले में इसको क्या देते थे, कुछ जो है भूमिदान भूमि को दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों को जो है देखभाल करते थे। ठीक है, भूमि की कर वसूलने के उसके बाद साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। युद्ध करने के लिए वो हथियार लेते थे। ठीक है, और घोड़ों को रखने के लिए, देखभाल करने के लिए भी वो भूमि का उपयोग। उसके बाद जो है इससे युद्ध के हथियार भी जुटाते थे वो। बिल्कुल इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। इस तरह के व्यक्ति को क्या कहते थे, सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, जहाँ भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। क्या करते थे, सामंतः स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सिंपल सा था, ज़्यादा कुछ नहीं था। दक्षिण के राज्य में सभाएं किस तरह से होती थी वो जान लेते हैं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। ठीक है, जो पल्लव के अभिलेख मिले उसमें जो है बहुत सारी जो है सभाओं की चर्चा उसमें की गई है। इनमें से एक था ब्राह्मण। ठीक है, भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते हैं। ठीक है, भूस्वामियों का संगठन और ब्राह्मण जो हमारा वही हो गया, जो पंडित वगैरह होते हैं ब्राह्मण, तो उनका जो है संगठन जिसे सभा कहते हैं। ठीक है, ये सभाएं जो है उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम जो है करती थी। ठीक है, ये सब काम उसमें आता था। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उड़ नामक, याद रखना, उड़ नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पे भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, जिसका भूमि का जो स्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे उसको क्या कहते थे, उड़ नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई थी। और नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। क्या था, एक संगठन का, व्यापारियों, नगरम जो है एक व्यापारियों के संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। किसका था, जो धनी व्यक्ति होते थे, जो शक्तिशाली होते थे, जो भूस्वामी यानी भूमि का मालिक होता था, और व्यापारी जो है इन सबका जो है व्यापारियों का नियंत्रण वो रखता था, तो नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही, जो है बहुत शताब्दी तक जो है काम करती रही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस जमाने में आम लोग
वो जो ऊड़ पढ़ा मैंने अभी वही माइंड में चल रहा था। तो उस ज़माने में आम लोगों के बारे में, चलो उनका जो है जीवन के बारे में पढ़ लेते हैं। उस समय के जो आम लोग जो गांव में रहते थे उनके बारे में भी। ये तो हम बड़े बड़े लोगों के बारे में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं ना। अब बड्डी बड्डी लोग बड़े बड़े बातें चलो आगे बढ़ते हैं। उस ज़माने में आम लोग, देखो जन साधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो जो है इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है, ये जो हमारा था, अब कुछ उदाहरण देखते हैं किस तरह के वहाँ पे रहते थे। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या है, कालिदास जो है अपने नाटक के लिए जो है अपने राज दरबार में जीवन में जो है चित्रित किया गया है, ये प्रसिद्ध है इसमें। तो इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मण को संस्कृत बोलते हुए कुछ दिखाया जो है, मतलब बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृतिक बोलते हुए दिखाई गई हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम और दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। ठीक है, ये एक नाटक जो है किया गया था जिसका नाम ये है जो आपको मैंने बताया। तो इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई थी। ठीक है, एक मछुआरे के साथ उन्होंने बहुत बुरा किया था। ठीक है, जो दुर्व्यवहार की गई यहाँ पे इस कहानी में दिखाया गया है। चलिए अब कहानी पढ़ लेते हैं। क्या, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। देखिए अंगूठी मिली है एक मछुआरे को। चलिए, एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। ये जो है किसको, शकुंतला को भेंट की थी। पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। आपने ये कहानी सुनी होगी पहले भी, है ना। जब वो नदी के किनारे जाती है तो कुछ पानी में हाथ डालती है तो उसका जो है अंगूठी चला जाता है पानी में, तो जो अंगूठी है वो मछली अपने मुंह में ले लेती है। वो मछली जो है फिर मछुआरा पकड़ के लेकर जाता है तो उसके पेट में जो है वो अंगूठी निकलता है। इस तरह से कुछ कहानी है। चलो पढ़ लेते हैं। एक दुर्घटनावश उसे एक मछली जो है निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर जो है चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। तो पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके हाथ शराब खाने चल पड़े। ठीक है, यानी कि पुलिस को उन सबको भी, द्वारपाल और पुलिस वालों को पैसा हड़पना था, इसलिए जो वो क्या करे, उसके साथ जो है शराब खाने चल पड़े। ठीक है, आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाता है? क्या वो इनाम देते हैं? बताओ, एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृतिक में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृतिक में अपने अभिलेख लिखवाए। ये आपको बताना है 6 और 7 में आपको पढ़ाया गया ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चीनी तीर्थयात्री फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। ऊंचे लोग और शक्तिशाली लोग क्या मानते थे? अछूत मानते थे। इन शहरों के बाहर रहना पड़ता था, इन्हें जो है शहर के बाहर रहना पड़ता था। अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। ये आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। ठीक है, इस तरह का था। ये सिंपल भाषा में था, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा के सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। चलो इस बारे में पढ़ लेते हैं। राजा के बारे में क्या बताया गया है? ये पढ़ने में तो मज़ा आ रहा है ना? कि किसको उसको मज़ा आ रहा है, ज़रा कमेंट करके बताओ।
राजा बड़ी मात्रा में सजो सामान लेकर यात्रा करते थे। ठीक है, राजा जो है पहले टाइम पे सब कुछ लेकर के यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे। ठीक है, खाने पीने का सामान जैसे बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये जो है सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर जो है लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। ठीक है, कितना मज़ा आता होगा ना। मज़ा आ रहा है, हमें पढ़ के ही तो बताओ किस तरह के मज़ा आता होगा। उसमें सब सामान लेके जाते थे, हर चीज़, और सब कुछ एक इंतज़ाम के साथ, है ना, खाने पीने की, रहने की, और ऊँट हाथियों के साथ सब सवार करते हुए, और गाना बजाने वाला भी है, संगीतकार भी है। तो रास्ते में पड़ने वाले गाँव, जो गाँव रास्ते में पड़े, तो गाँव, सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है, मुझे लगा शायद मैंने गलत पढ़ दिया। रास्ते में जो पड़ने वाले गांव होते थे, तो गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। जो जिस गांव में वो रुकते थे उनका जो है सत्कार भी उनको करना पड़ता था, क्योंकि वो तो बहुत बड़े थे, राजा थे। तो वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। ठीक है, जानवरों के लिए चारा लाते थे, और वो दही, गुड़ और फूल भी लाते थे उपहार देने के लिए। वे राजा से भी मिलना चाहते थे। याद रखना, ये क्या क्या उपहार देते थे, क्या क्या सामान लेकर घूमने के लिए जाते थे। ठीक है, पूछ सकता आपसे। तो वे जो है राजा भी मिलना चाहते थे, ताकि अपनी जो है शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके। ठीक है, जो जनता होती थी, लोग, वो भी मिलना भी चाहते थे राजा से, ताकि जो है वो अपनी शिकायत, अपनी जो है कुछ परेशानी हो, उसके साथ राजा के सामने राजा को बता सकें। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। क्या निशानी छोड़ जाती थी? जो अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे, और व्यापारियों के काफिले में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डर कर भाग खड़े होते थे। ठीक है, यानी कि सब कुछ बजाते हुए हाथी वाथी सब लेके, ऊँट सब जाते थे, तो डर के मारे जो है गाय वगैरह भाग जाती थी, और जो हाथी होते थे वो जो पूरे गांव को कुचल देते थे, उसका झोपड़ी वगैरह सब, तो नुकसान भी होता था। ठीक है, तो बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। पूरा जो है नहीं कि धूल इतना उड़ता था, इतना हंगामा मचाते थे, पूरा जो लगता है धूप पूरा धूल में है, गर्त हो गए, नहीं मिक्स हो गई, डूब गई, ऐसा लगता था। ठीक है, तो सेना के साथ ले जाई जाने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे। देखो क्वेश्चन दोनों है ना, मैंने अभी यही इसके बारे में बताया था। चलो ये क्वेश्चन भी आप करो, और अभ्यास के नीचे क्वेश्चन भी करो, और ये पॉइंट भी है, ये आपको उम्मीद है कि सब आपको मैंने बताया है। ठीक है, और आपको अगर जो चीज़ समझ में नहीं आए, लेसन को दोबारा देखो, वीडियो को दोबारा देखो, आपको समझ में आएगा, उम्मीद करती हूँ। ठीक है, और ये जो है बाकी सारे क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, 10th में। ठीक है, अब हमारा एक चैप्टर और बचा है 10, उसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे जल्दी ही। तो आप जो है मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आता भी है या कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें और अच्छे से समझें, उसे देखें, और वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।